हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज चांद कुबा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुडिशरी से जुड़े हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की, दैट इज कि इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उनमें जजेस की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। देखिए दोस्तों, 2016 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंस हुआ था जहां पर उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस टी.एस. ठाकुर, वो स्टेज पर ही यहाँ पर हमें देखने को मिला कि सबके सामने ही ब्रेक्स डाउन। और उनका जो इस इमोशनल ब्रेक डाउन का कारण था वो यही था कि जुडिशरी की वो प्रॉब्लम जो है कि जुडिशरी ओवरबर्डन्ड है, वो उसको हाईलाइट करना चाहते थे एक ऐसी मीटिंग में जहाँ पर ना केवल प्रधानमंत्री देश के बैठे हैं बल्कि सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स भी बैठे हैं। सो इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स के सामने उन्होंने इस इम्पॉर्टेंट मुद्दे को उठाने की कोशिश की। अब वही क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में देखने के लिए आपके सामने आए हैं। द क्वेश्चन इज कि व्हाई डजंट द इंडियन गवर्नमेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस। अगर हम इंक्रीज करना भी चाहें तो क्या क्या चैलेंजेस हमारी सरकार के सामने आएंगे। देखिए भाई, जनरली क्या होता है, जनरली इस क्वेश्चन को एक पॉलिटिकल क्वेश्चन कहकर इसे आगे पास ऑन कर दिया जाता है कि यार देखो पॉलिटिक्स है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में तालमेल नहीं है, इसलिए वो इकट्ठे काम नहीं कर पा रहे हैं एंड ऑल दैट। बट क्या ये वहीं तक सीमित है या फिर इसमें और भी इश्यूज इन्वॉल्व हैं, हमें वो समझने की जरूरत है एंड आज उसी को हम यहाँ पर टैकल करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले तो नीड क्या है, क्या जरूरत है कि नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाया जाए। तो इसमें मैंने आपके सामने कुछ डेटा लेकर आया हूं, दैट इज नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का ये डेटा है। अब नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड क्या है तो इसको भी समझ लो कि ये एक प्रोजेक्ट है, दैट इज ई कोर्ट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है एंड इसका जो मेन पर्पस है, इट इज अ काइंड ऑफ मॉनिटरिंग टूल जहां पर जो भी कोर्ट केसेस पेंडिंग है अक्रॉस द इंडिया उनके ऊपर नजर रखी जाती है, रियल टाइम बेसिस पर उनको यहां पर रिकॉर्ड किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, over 4.6 crore cases are pending across various courts of India, जिनमें से लगभग 4.1 करोड़ से ज़्यादा केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल पर पेंडिंग हैं। 56 लाख से ज़्यादा जो केसेस हैं वो हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हैं एंड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अकॉर्डिंग 70,000 यानी कि 70,000 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग हैं। एंड यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ जजेस है उसको इंक्रीज करने का इशू बार बार उठाया जा रहा है एंड यही एक कारण है जिसकी वजह से जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने भी इस मुद्दे को हाईलाइट करने की कोशिश तब की थी 2016 में। नाउ आगे बढ़ते हैं कि बिगेस्ट रीजन जो मैंने कि अभी आपके साथ डिस्कस किया कि बिगेस्ट रीजन क्या है इस पेंडेंसी ऑफ केसेस का, तो बार बार यही कहा जाता है कि भाई देखो दो कारण हैं, एक है अनफुलफिल्ड वैकेंसीज एंड दूसरा है इनसफिशिएंट सैंक्शन स्ट्रेंथ। देखो इसको भी हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर रहे हैं। कैसे? बार बार ये कहते हैं कि भाई देखो जजेस का नंबर नहीं बढ़ाया गया इसलिए यहाँ पर, अब वो नंबर नहीं बढ़ाएगा का मतलब क्या है उसको भी हमने ब्रेक डाउन करना है। यहाँ पर उसके दो मायने निकलते हैं। पहला क्या है, अनफुलफिल्ड वैकेंसीज, यानी कि जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, जो अलाउड स्ट्रेंथ है, उसके भी जो सीट्स हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं। मान लीजिए किसी हाई कोर्ट में 46 की अलाउड स्ट्रेंथ है तो ऐसा देखने में आता है कि भाई वहां पर 20 सीटें तो अभी खाली पड़ी हैं, यानी कि उसमें भरा ही नहीं, उनको उनमें भर्ती ही नहीं की गई है या हाई कोर्ट के जजेस को वहां पे अपॉइंट ही नहीं किया गया। इसी तरह से जो वेरियस हाई कोर्ट से जो डेटा निकल कर आता है वो बताता है कि भाई लगभग 35 से 40 यानी कि 35 to 40% जो सीट्स हैं वो एट ए टाइम खाली रहती हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ट्राई तो कर रही है भरने की, बट अगेन वो जो स्पीड होनी चाहिए वो बहुत स्लो है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि 2022 के अक्टूबर तक आते आते इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में 8 रिटायरमेंट्स लाइंड अप हैं, यानी कि 2022 में 8 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो रिटायर होने वाले हैं। आज की डेट में अगर उसको देखा जाए तो लगभग 33 जजेस आर देयर एंड 25 जजेस रह जाएंगे अक्टूबर 2022 में अगर साइमल्टेनियसली सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भर्ती नहीं की जाती, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट नहीं किया जाता है। सो देखिए भाई, ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ने वाली है, ठीक है। सो यहां पर एक तो ये है बड़ी प्रॉब्लम क्या कि अनफुलफिल्ड वैकेंसीज हैं
एंड दूसरी जो प्रॉब्लम है कि इनसफिशिएंट सैंक्शनड स्ट्रेंथ का को प्रॉब्लम बताया गया है, यानी कि जो जजेस की सैंक्शनड स्ट्रेंथ यानी कि अलाउड स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो भी बहुत कम है। आप अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो 2019 का एक एक्ट आया है जजेस का, सुप्रीम कोर्ट जजेस को का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज किया गया है एंड उस सैंक्शन स्ट्रेंथ को 33+1 कर दिया गया है, यानी कि 33 विल बी दी जजेस एंड 1 विल बी दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 33 विल बी पर्सनल जजेस। ना आगे बात करते हैं कि अपॉइंट, देखो इस प्रॉब्लम का हल क्या है या इस प्रॉब्लम में बॉटलनेक्स कहां पर आ रहे हैं, ये पूरे के पूरे प्रोसेस में बॉटलनेक्स कहां आ रहे हैं कि वैकेंट सीट्स क्यों हैं एंड सैंक्शन स्ट्रेंथ को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, उसके लिए हम यहां पर थोड़ा सा एक पहले बेसिक इशू को समझेंगे या बेसिक मुद्दे को समझेंगे कि भाई देखो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की कैसे जाती है। आपने कहा कि भाई ये प्रॉब्लम है कि अनफुलफिल्ड वैकेंसीज बहुत सारी हैं, वो क्यों हैं, वो क्या कारण है कि अनफुलफिल्ड वैकेंसीज आज भी हमें देखने को मिल रही हैं। ये प्रॉब्लम को समझने से पहले हमें यहाँ पर जो है बेसिक जो मुद्दा है यहाँ पर वो ये कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे की जाती है उसको समझना पड़ेगा। अब वो देखते हैं क्या तरीका है या क्या एक प्रोसीजर है जजेस को अपॉइंट करने का। देखिए आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal and shall hold the office until he or she attains the age of 65 years। यानी कि जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको फिल करने की जो जिम्मेवारी है या उनको फिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके पास है जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, 2 मिनट में उस पर भी आएंगे। फिर आर्टिकल 217 यानी कि 217 कहता है कि every judge of high court shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal on the recommendations of governor of the state and chief justice of the high court। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये भी, इसके ऊपर भी हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट यहां पर मैंने क्या लिखा कि थर्ड जजेस केस आया था 1998 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की पावर तो हमने दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को जजेस को अपॉइंट करने की पावर तो दी हुई है, बट प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट जो है ही विल हैव टू अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन कंकरेंस विद द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। अब ये क्या चीज है, इसको समझने की जरूरत है कि ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है। देखो अगर ये लाइन को हटा दिया जाता फिर तो क्या था, सिंपल था कि भाई प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करना होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करें, हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करें, मामला खत्म। लेकिन इतना आसान है नहीं जनाब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपॉइंट कर नहीं रहे, यहाँ पर प्रेसिडेंट को राय लेनी होगी किसकी, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की। ना व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम वो समझना होगा एंड पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है अपॉइंट करने का वो समझना होगा, क्योंकि जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि प्रॉब्लम कहां आ रही है अनफिल्ड वैकेंसीज को भरने में। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या। ठीक है, ये कॉलेजियम है क्या जो हेल्प करता है या जो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को जजेस की वैकेंसीज फिल करने में, उसको समझते हैं। देखिए भाई 1947 में एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर आया था, यानी कि एक नोटिफिकेशन आप कह लो या एक रूल बुक कह लो। ये जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर था, ये जो एक रूल बुक थी, ये 1947 में पहली बार लाया गया इसको एंड बार बार इसको अपडेट भी किया गया है। इस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में लिखा गया है जी कि क्या कॉलेजियम सिस्टम होगा या कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करेगा। ये 1998 का जो थर्ड जजेस केस है उसमें पहली बार नहीं लाया गया है। ऐसा नहीं है कि 1998 का जो थर्ड जजेस केस है उससे कॉलेजियम सिस्टम को यहाँ पे लागू कर दिया गया, नहीं ऐसा नहीं है। ये कॉलेजियम सिस्टम जो है ये पुराना सिस्टम है एंड आप देखिए कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो होता है इट इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलोंग विद द 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात क्या है, कहता है जी हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम है, अगेन हाई कोर्ट में भी एक कॉलेजियम होता है, पहली बात तो ये हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आएंगे एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आएंगे।
अब ये सिस्टम काम कैसे करेगा, तो देखो जो सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो है भर्ती करनी है, या जो सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं उनको हमें फिल करना है, तो क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है वो कुछ नामों को रिकमेंड करेगा, कुछ नेम्स को रिकमेंड करेगा, किसको, लॉ मिनिस्टर को। लॉ मिनिस्टर उन नेम्स को प्राइम मिनिस्टर के पास भेजेगा, एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को भेजेंगे, एंड प्रेसिडेंट उन नेम्स के ऊपर साइन कर देंगे, एंड अल्टीमेटली उन जजेस को अपॉइंट कर दिया जाएगा। काश ये प्रोसीजर इतना सिंपल होता जितना दिख रहा है। अगेन हर स्टेप में यहाँ पर जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं, हर स्टेप में कॉम्प्लिकेशंस हैं, हर स्टेप में, राइट। तो एक तो ये प्रोसीजर होगा। एंड मान लो हाई कोर्ट के जजेस को अगर अपॉइंट करना है, फिर कैसे करना होगा, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए 2 स्टेप इसी में ऐड हो जाएंगे। क्या, सबसे पहले तो हाई कोर्ट का जो कोलिजियम है वो अपनी एक लिस्ट बनाएगा, हाई कोर्ट का कोलिजियम अपनी लिस्ट बनाकर भेजेगा गवर्नर को, एंड वहां से जो लिस्ट आएगी वो आएगी सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास। सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम जो है जी वो फाइनल अपनी डिसीजन बनाएगा, अपने नाम जो है फाइनलाइज करेगा उस लिस्ट को। वो लिस्ट फिर यहाँ पर लॉ मिनिस्टर के पास आएगी, फिर वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, एंड वो नामों को क्लियर कर दिया जाएगा, उन नेम्स को क्लियर करके अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि मैंने क्या कहा कि भाई ये इतना इजी नहीं है जितना लग रहा है, कि भाई इन्होंने एक लिस्ट जारी की, वो यहाँ भेज दी, इन्होंने आगे भेज दी, इन्होंने, इतना इजी नहीं है, क्योंकि हर कदम पर यहाँ पर स्क्रूटनी की जाती है लिस्ट की, हर कदम पर। ये देखिए गवर्नमेंट का क्या रोल है यहाँ पर, गवर्नमेंट सबसे पहले तो आईबी के द्वारा इंक्वायरी कंडक्ट करवाती है कि जो नाम यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की लिस्ट में जो नाम आए हैं क्लैरिफाई होकर, या जो नाम उन्होंने रिकमेंड किए हैं, सबसे पहले तो क्या होगा, वो कोई भी लॉयर हो सकता है जिसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जा रहा हो, राइट, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाता है। अब आईबी जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, वो उन नामों को क्लैरिफाई करेगी, वो उनका बैकग्राउंड चेक करेगी, एंड देखेगी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस व्यक्ति के नाम में। दूसरी बात क्या है कि ना सिर्फ आईबी, even the government can also raise the objections and seek clarifications regarding the collegium's choice। गवर्नमेंट यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठा सकती है कि भाई इन जज साहब का हमारे लिए यहाँ पर जो रिकॉर्ड है, हमारे को जो रिकॉर्ड इनका मिला वो ठीक नहीं है, तो आप इनके नाम को क्यों इंसिस्ट कर रहे हो। गवर्नमेंट यहाँ पर जो है मुद्दा बना सकती है इस बात को, एंड गवर्नमेंट यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मांग सकती है कि भाई इनकी जो आपने यहाँ पर जो रिटर्न अपनी जो आर्ग्यूमेंट दी है इनका नाम सजेस्ट करने के लिए, उसमें आपने क्या क्या पॉइंट्स को कंसीडर किया है, थोड़ा सा उसको रिकंसीडर करो। इन एनी केस मान लीजिए हाई कोर्ट का जो कोलिजियम की जो चॉइस है उसको कोलिजियम दोबारा रेफर कर देता है गवर्नमेंट को, राइट, दोबारा रीट्रेट कर देता है सेम नेम को, तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, गवर्नमेंट को उन जजेस को आगे भेजना पड़ेगा, प्रेसिडेंट के पास उनका नाम भेजा जाएगा। नाउ अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एज आई हैव रिटन, कि भाई वो अनफिल्ड वैकेंसीज को क्यों नहीं अभी तक फिल किया जा रहा है। प्रॉब्लम यही है जनाब कि ये जितनी भी स्टेजेस हैं, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, या फिर यहाँ पर, हर स्टेज में हमें देखने को मिल रहा है, हर स्टेज में यहाँ पर लिस्ट्स जो हैं अटकी पड़ी हैं। कहीं पर यहीं पर स्क्रूटनी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया जा रहा है, यहाँ से निकल जाता है तो लॉ मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है, कुछ केसेस लॉ मिनिस्ट्री से भी आगे आगे तो पीएमओ के पास टाइम लग रहा है, एंड पीएमओ ने भी अगर क्लैरिफाई कर दिया तो भाई प्रेसिडेंट हैं। अब प्रेसिडेंट का आपने यहाँ पर एक प्रोविजन पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका मतलब क्या है भाई, सिंपल लिख सकते थे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते, बट यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अब ये जो लाइन लिख दी, इसने प्रेसिडेंट को भी पर्सनल डिस्क्रिशन दे दी। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई प्रेसिडेंट जो है अंडर वारंट ऑफ हिज हैंड एंड सील, मतलब प्रेसिडेंट खुद साइन करने वाले हैं उस अपॉइंटमेंट ऑर्डर पर, खुद उसको यहाँ पर साइन करेंगे अपने हाथ से। दूसरा, प्रेसिडेंट को भी अगर उस नाम में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा जा सकता है, ठीक है। सो वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। सो देखो बहुत सारी स्क्रूटनी है। सो जो फिर अनफिल्ड वैकेंसीज हैं बेसिकली वो इसी स्क्रूटनी में फंसी रहती हैं, इसी स्क्रूटनी के कारण जो है वो डिले होता रहता है। एंड ऑफ कोर्स जो यहाँ पर हमें बार बार सुनने को मिलता है कि भाई गवर्नमेंट में एंड एग्जीक्यूटिव में एक समन्वय नहीं है,
एंड देयर इज दिस पॉलिटिकल विल ऑफ लैकिंग है, तो वो भी एक इशू यहाँ पर निकल कर आता रहता है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है ना। दूसरी बात यहाँ पर हमने जो इशू यहाँ पर जो हमने लिखा था वो था कि भाई एक तो अनफिल्ड वैकेंसीज हो गए, अनफुलफिल्ड वैकेंसीज हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि इसका प्रोसेस ही बड़ा लंबा है एंड उसमें अलग अलग स्टेजेस पर अटकता रहता है मामला। दूसरी बात ये क्या है, इनसफिशिएंट सैंक्शन स्ट्रेंथ। अब इसको भी थोड़ा सा हम जांच लेते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है, बेसिकली इनसफिशिएंट सैंक्शन स्ट्रेंथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इनसफिशिएंट सैंक्शन स्ट्रेंथ में क्या मतलब है, मतलब ये कि भाई जो अलॉटेड स्ट्रेंथ है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की अलॉटेड स्ट्रेंथ है कितनी है, 33+1, राइट, यानी कि 34 जजेस की स्ट्रेंथ अलॉटेड है। अब ये पहले कितनी थी, 2019 से पहले कितनी थी, 30 जजेस की अलॉटेड स्ट्रेंथ थी, 30 जजेस कुड बी अपॉइंटेड। नाउ अब कितनी हो गई, 33+1। नाउ ये 3 जजेस की स्ट्रेंथ आपने बढ़ा दी, यानी कि मैक्सिमम नंबर जो पहले था वो 30 था एंड अब मैक्सिमम नंबर क्या है, 33+1, यानी कि 33 अदर जजेस एंड 1 इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब क्या कहता है कि आर्टिकल 124 में पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट कानून पास करके नंबर ऑफ जजेस एट सुप्रीम कोर्ट इट कैन इंक्रीज, यानी कि जो नंबर ऑफ जजेस सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस कितने, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस में एंड अनफिल्ड वैकेंसीज में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम नंबर जजेस कितने हैं, 33+1, एंड अगर 25 जो हैं वो यहाँ पर एक्चुअल अपॉइंटेड जजेस हैं तो वैकेंसीज कितनी हो जाती हैं, तो इट विल बी 8 वैकेंसीज अगेन, क्योंकि 25+1 रहेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पर रहते हैं, ठीक है जी। सो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। एट द सेम टाइम 216 आर्टिकल 216 ये पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है टू इंक्रीज द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ जजेस एट द हाई कोर्ट्स, यानी कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पर पार्लियामेंट के हाथ में आ गया और यहाँ पर किसके हाथ में आ गया, प्रेसिडेंट। एंड अगेन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन आती है कंसर्न्ड हाई कोर्ट से। मान लीजिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट यहाँ पर पहले रिकमेंडेशन भेजेगा स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट फिर आगे लॉ मिनिस्ट्री को रिकमेंडेशन भेजेगी, लॉ मिनिस्ट्री फिर आगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट तक ये रिकमेंडेशन भेजेगी कि सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ाओ जी, प्रेसिडेंट फिर जाकर सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। सो अगेन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर। नाउ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि क्यों सैंक्शन स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाया जा रहा है, उसमें भी कई सारे मुद्दे इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिटिकल विल नहीं है तो वो नहीं बढ़ा रही है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल विल आप कह सकते हो कि एक इशू है, बट हमेशा वो इशू हो ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी कुछ इशू हैं। सबसे पहला जो इशू हमें देखने को मिलता है कि भाई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, जो बजटरी इश्यूज हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेजर रोल ही बजट का है, वो भी नहीं है, बट येस वन ऑफ द इश्यूज है कि बजट जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट गवर्नमेंट के पास रहते हैं। अभी भी आप देखोगे तो 0.8% ऑफ द जीडीपी गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, 0.08% सॉरी गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड कर रही है किसके ऊपर, हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, जो कि बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पर पॉलिटिकल विल की हमने बात की, लेकिन इन दो मुद्दों के अलावा भी हमें एक और मुद्दा देखने को मिलता है भाई, वो है कि सवाल खड़े किए जाते हैं बार बार अलग अलग ट्रस्ट वर्दी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कि क्या सैंक्शनड स्ट्रेंथ को बढ़ा देना सोल्यूशन है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। एंड गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। कैसे, देखिए 1987 से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो कह रही थी कि भाई नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा देना चाहिए, लेकिन अचानक से 245th रिपोर्ट आती है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 2014 में, 245th रिपोर्ट आती है एंड इस रिपोर्ट में सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि भाई इससे पहले की जो रिपोर्ट्स आई हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, उसमें जो कहा गया है कि नंबर ऑफ जजेस बढ़ा दो, बेसिकली वो नंबर की जो कैलकुलेशन की गई है वो गलत है एंड वो इंडिया के हिसाब से नहीं है। आपने अमेरिका जैसे देशों को उठाया एंड उनके हिसाब से आपने यहाँ पर अपना नंबर चिपका दिया कि भाई वहाँ पर ऐसे हो रहा है तो यहाँ पर भी उतने जजेस पर पॉपुलेशन होने चाहिए। ये कहते हैं कि ये गलत है। इंडिया की अपनी नीड्स हैं, अपनी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं एंड हमें पुरानी जो रिपोर्ट्स हैं लॉ कमीशन की जो कि 1987 से सजेस्ट कर रही हैं कि नंबर ऑफ जजेस बढ़ाओ, कहते हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रूवन फैक्ट तो है नहीं कि जो जजेस
बढ़ाने से है वो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी या जो पेंडिंग केसेस हैं उसका लोड कम हो जाएगा, इसका कोई प्रूफ अभी तक हमें नहीं मिला। इसी तरह से एक रीसेंट रिपोर्ट भी आई है, रिड्यूसिंग जुडिशियल डिले इन रिसोर्स कंस्ट्रेंट सेटिंग्स, अ डेटा ड्रिवन क्यूइंग अप्रोच ऑल्सो कंक्लूडेड। क्या कहता है, क्या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस विल प्रोवाइड टेम्परेरी रिलीफ। कहता है जी आप बढ़ा दो, जजेस बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अगर सोचो कि उससे वो रामबाण इलाज है तो नहीं होगा। टेम्परेरी इंक्रीज, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेट रिलीफ कहां से मिलेगा। कहता है जी बूस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एलिमिनेट द प्रोसेस एफिशिएंसीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि कहता है जी सबसे पहले तो आप फ्रिवलस जो अपील्स हैं उनको लेना बंद करो, जो अननेसेसरी छोटे छोटे केसेस की अपील्स आ रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आप वहाँ पर फिल्टर करो। दो बॉटलनेक जहाँ पर बन रहा है कि भाई अपील्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं एंड छोटे छोटे केसेस की अपील्स आ रही हैं, कहता उनको बंद करो यार। पहले नंबर ऑफ जजेस बढ़ाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि जैसे जैसे अपील्स बढ़ती जाएंगी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की, वैसे वैसे नंबर ऑफ जजेस जितने मर्जी बढ़ाते जाओ, उसका क्या बेनिफिट होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। दूसरा क्या कह गया, देखो सिर्फ नंबर ऑफ जजेस बढ़ाना इज नॉट अ सोल्यूशन, उसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल प्रोंग्ड जो हमें स्ट्रेटजी है वो अपनानी होगी। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो इकट्ठे मिलकर इस समस्या को हल कर सकते हैं। जैसे कि एक तो कोलिजियम सिस्टम जो है उसको भी रिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो हमने बार बार कहा कि पॉलिटिकल विल की कमी है, एक समन्वय नहीं है, एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्यों नहीं है, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें बहुत सारे मुद्दे उठते रहते हैं। इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसको खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई कोलिजियम सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट का वो एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है, उसमें रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। सो डेफिनेटली एक तो उसमें सुधार लेकर आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, ओपेसिटी को कम करो। दूसरा क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दोनों सेम पेज पर होने चाहिए एंड दोनों को ये पॉलिसी मैटर के रूप में इकट्ठे आना चाहिए जब बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की। तीसरा क्या है कि एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड का जमकर इस्तेमाल होना चाहिए। देखो भाई बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ, घर के मनमुटाव एंड छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट से निकल कर आते हैं, जिनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एंड जिनमें अगर बातचीत की जाए तो उन्हें सुधारा जा सकता है, उनको हल किया जा सकता है। एडीआर का जो बेसिक पर्पस था वो यही था, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो बेसिक पर्पस था, जिसमें कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन, ये आर्बिट्रेशन, ये सब आ जाता है, न्याय पंचायत आ जाती हैं, लोक अदालत आ जाती हैं, उन सब का भी बेसिक पर्पस यही था कि ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनको आउट ऑफ द कोर्ट सेटल किया जा सकता है उसमें किया जाए एंड मैक्सिमम मुद्दे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। सो एक इसके ऊपर जोर देने की जरूरत है, एडिक्वेट बजटिंग एट ऑल लेवल्स, पैसा खर्च करना और पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया 0.08% ऑफ जीडीपी ही हम खर्च कर रहे हैं, कई कई देशों में 2% जीडीपी, 3% जीडीपी भी जुडिशियल सिस्टम पे खर्च किया जाता है, जरूरी भी है। समरी डिस्पोजल ऑफ अननेसेसरी पीआईएल हाइबरनेटिंग फॉर ईयर्स, हमें देखने को मिलता है कि भाई छोटी छोटी पीआईएल्स हैं 10-10 साल से लटक रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी जल्दी से निपटाने की, समरी प्रोसीडिंग्स में निपटाने की जरूरत है। एंड आखिरी नॉट क्या कह रहा है कि सिंस द गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट इट शुड बी मोर कॉशियस इन अवॉइडिंग द अननेसेसरी लिटिगेशन। सो गवर्नमेंट तो देखो भाई इकोनॉमिक सर्वे भी 2-3 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे इस चीज़ को हाईलाइट कर चुका है कि गवर्नमेंट जो है वो बिगेस्ट लिटिगेंट है एंड वो इतने सारे केसेस जो गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे हैं उससे गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, राइट। सो गवर्नमेंट को एंड पब्लिक को ऑफ कोर्स नुकसान हो रहा है, ओवर जुडिशरी जो है वो ओवर बर्डन्ड है, सो वहाँ पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सो ये सारे मुद्दे जो हैं या ये सारे सॉल्यूशंस आई वुड से कि मिलकर काम कर सकते हैं इस ओवर बर्डन जुडिशरी की जो समस्या है उसे हल करने में। दैट इज़ इट फॉर ऑल, आई मीन फॉर टुडे लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच।